तो बुक में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल है क्या था, वो फॉर्मूला याद है? हाफ तो हमेशा रहेगा बाहर, आपको याद सर होगा बचपन हाफ से। है। हाँ, मान लो x1 x2 x3, नहीं मतलब x1 x2 y1 x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3 कोऑर्डिनेट्स हैं मान लो। तो फिर उस ट्रायंगल एबीसी का एरिया कैसे निकालेंगे, ये बताओ क्या आएगा? फॉर्मूला बताओ, ऊपर डिराइव किया गया था। x1 y2 x1 y2 प्लस x2 y1 x2 y1 नहीं, प्लस माइनस होगा। माइनस माइनस x2 सर मैं y1। बताऊं, x1 y2 माइनस x2 y1 ठीक है, प्लस अब x3 x2 y3 नहीं, देखो x1 से स्टार्ट किया तो y2, फिर इन दोनों के सबस्क्रिप्ट को चेंज कर दो माइनस करके, तो y में 2 था, x में 1 था, उल्टा हो जाता है ना। अब x में 2 हो जाएगा, y में 1 आ जाएगा। ठीक है, अब x2 में आओ, तो 2 तो ये उससे एक आगे चलेगा, तो ये y3, फिर माइनस करके उल्टा कर दो, तो x3 y का 2, फिर x का 3 y उससे आगे चलेगा, तो y आगे चलेगा मतलब 3 के बाद y1 हो जाएगा, y1 हो जाएगा, फिर उल्टा कर दो x1 y3, है ना, ये है। ठीक है, और जो एनसीईआरटी में है उसके हिसाब से भी लिख लेते हैं, ये है हाफ इंटू x1 इंटू, ऐसे लिख लो, प्लस x2 इंटू ऐसा कुछ आएगा, प्लस x3 इंटू समथिंग आएगा। फिर साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करो, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। तो ये दोनों एक ही चीज है, आप जिसको चाहो करना उससे कर सकते हैं। ये आपको याद रखना है तो आप ये रख सकते हैं, एनसीईआरटी में है, ये जनरल सा रिजल्ट है। जनरल मतलब कि फ्यूचर में आपको 11th में यही पढ़ना है ऐसे ही, हालांकि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में आ जाएगा। इसको कैसे लिखते हैं वो भी मैं बता दूं, इसको ऐसे लिखा जाता है x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, यानी जो आपने इतना लंबा चौड़ा पढ़ा ना, इसको ऐसे लिख करके सॉल्व करेंगे सेम रिजल्ट आएगा, पर ये आप आगे पढ़ेंगे। अब इसी पर मैट्रिक्स जैसे लग रहा है। हाँ, ये डिटर्मिनेंट है, मैट्रिक्स का सर सॉल्यूशन। स्क्रॉल अप करिए 1 मिनट के लिए। जल्दी देखो, हो गया। यस सर। तो अब मैं इसी नोट पर तुम्हें एक जनरल सी चीज बताता हूँ, जो भले एग्जाम में नहीं है लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए, ये आगे काम आएगा। जैसे मान लो मेरे पास एक पेंटागन है, मान लो ऐसे ABCDE, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वही x1 y1, x2 y2, x3 y3, x4 y4 और x5 y5। ठीक है, 5 वर्टिसेस होंगे, सब पांचों के कोऑर्डिनेट्स हैं। अब मुझे निकालना है एरिया ऑफ पेंटागन ABCDE। तो क्या होगा बताओ, जो पढ़ा है उसे से हाफ इंटू, कैसे चलेगा ये बताओ? x1 y2 हाँ देखो, इसको चलो ब्रैकेट को बड़ा कर देता हूँ, 1 मिनट रुको। x1 उसके बाद y2, फिर माइनस के साथ उल्टा x2 y1, माइनस x2
y1 y1 ये हो गया, x1 का काम खत्म हो जाएगा। अब x2 पे आ जाओ। हाँ x2 Yes, sir. y3 प्लस x2 हाँ। y3 हाँ x3 y2 माइनस माइनस x3 y2। ठीक है। यस सर, इसका भी अच्छा, हो जाएगा। yes. ठीक है। अब x3 पर आते हैं, तो x3 y4 माइनस उल्टा कर दो x4 y3। ठीक है, यानी ये तो सोचना ही नहीं है तुम्हें, ये तो जस्ट सब्स्क्रिप्ट उल्टे हो जाते हैं। अब हम x4 पे आते हैं, तो x4 y5 माइनस x5 y4 प्लस x5 पे आगे, तो ये 5 आ चुका है, तो उसके आगे क्या आएगा, वापस से 1 माइनस x1 y5। ये एरिया, ये दिखाई दिया और समझ में भी आया या डाउट है? हाँ सर, क्लियर होगा। है ना। ये हाफ हमेशा बाहर रहेगा, याद रखना। वो ट्रायंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, डेकागन हो, कुछ भी हो, ये हाफ हमेशा बाहर रहेगा और अंदर सेम पैटर्न रहेगा। ठीक है, तो इसको आप याद रखना, ये आगे भी काम आएगा आप। ठीक है, तो ये समझ में आ गया, ये प्रोसेस आपको निकालना। यस यस सर। सर। ठीक है, अब आप सर 1 मिनट इसमें नोट कर लें। नोट कर लो। एग्जाम में आपको ट्रायंगल्स तक ही आएंगे। ठीक है, तो ट्रायंगल्स आएंगे तो फिर आप किसी भी एक कॉन्सेप्ट को यूज कर लो, कोई दिक्कत नहीं है ना, जो आपको सूटेबल लगता है सर आप उसको अगर कर लो। फार्मूला नहीं याद है तो वो डिटरमिनेंट्स का फॉर्म वाला बहुत सिंपल हो जाएगा। हाँ, लेकिन डिटर्मिनेंट्स आना चाहिए सॉल्व करना। डिटर्मिनेंट्स अभी तक पढ़ा थोड़ी है यस तुम सर। लोगों ने, पढ़ा नहीं है ना अभी। सर वो जो आप बताएंगे x1 x2 y x3 y1 y2 y3 इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो वो वाला। हाँ, तो डिटर्मिनेंट अभी लेकिन पढ़ा नहीं है ना तुम लोगों ने, ये कह रहा हूँ। यस सर। पढ़ लिया है? नहीं पढ़ा ना, इसीलिए। नो सर, वो तो 11th की 12th में नहीं हाँ, पढ़ा। हाँ वो 12th में, इनफैक्ट मैं 12th में वही लेकिन पढ़ा मैं हूँ। मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट। हाँ, तो वो 12th में है सर 1 तुम। मिनट, थोड़ा अच्छा, स्क्रॉल अप करिए। थोड़ा नहीं पूछे। तो याद रखने का वो तरीका भी मैं तुमको अभी दिखा देता हूँ, अगर वो भी भूल जाओ तो कैसे याद रखना। हालांकि ये तरीका बहुत सिंपल है याद रखने में, कुछ ऐसा है नहीं। ऐसे याद रखना है, x1 y1 x2 y2, ट्रायंगल के लिए बता रहा हूँ, x3 सर वो y3। लास्ट में क्या लिखे हैं? ये वाला, इसके आगे आगे, इसके आगे, ये ऊपर ऊपर, ये अरे उसके ऊपर अरे थोड़ा वो सा। सर Yes, sir. साइन बनाए हैं, साइन बनाए ये हैं। तो ब्रैकेट है, उसके बाहर नहीं सर, ब्रैकेट के बाद। हाफ है हाफ। अरे वो नहीं, लास्ट सबसे में ब्रैकेट के सबसे बाद लास्ट सर वाला थोड़ा लास्ट इसके के जो लास्ट ब्रैकेट में। के बाहर जो आपने वो बनाया ना, वो उसे कह रहा है। ये मेरी आदत साइन है, का। ये आदत है मेरी वैसे। चलो, यस सर, हो गया। ये याद रहेगा तुम्हें। हाँ सर। यस सॉरी, सर। ये y1 नहीं लिखना है, ये x1 ट्रायंगल की हम बात कर रहे हैं, तो वापस से x1 और y1 आ जाता है ना। तो ये इसमें भी कुछ यस मुश्किल सर। नहीं है, ये इससे मल्टीप्लाई, ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये कलर चेंज कर लो, ये इससे मल्टीप्लाई माइनस ये इससे मल्टीप्लाई, फिर ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे मल्टीप्लाई, बस ऐसे। डिटर्मिनेंट्स में चाहो तो मैं तुमको 1 मिनट में बता देता हूँ, वो हाँ ऐसा सर, कुछ बता दें। नहीं है कि तुम्हारे लिए ये ऐसे याद रखो 1 1 1, या किसी भी तरह से इसको लिख सकते हैं। चलो सबसे सिंपल तरीके से ही बताता हूँ, ये 1 1 1 ऐसे याद रखना, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ये सिंपल है। यस सर। यस सर। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये रो वाइज मल्टीप्लाई करना है आपको। ये सब क्या है इसके बारे में मत सोचो, ये रो वाइज मल्टीप्लाई करना है। तो 1 से पहला तीन एलिमेंट्स है ना, 1 1 और 1, तो 1 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ता है कि नहीं। 1 से किसी यस चीज सर। को मल्टीप्लाई करो, क्या फर्क पड़ता है। तो जब भी हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो और इस कॉलम के सारे एलिमेंट्स को भूल जाएंगे, यानी इसको हटा देंगे और इसको हटा देंगे। तो किसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसी तरह से। तो ये बचा x2 y3 माइनस x3 y2। ठीक है, फिर प्लस साइन था, यहाँ पे माइनस साइन दे दो। ये 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो इसको हटा दो और इसके कॉलम को हटा दो, क्या बचा
x1 y3 माइनस y1 x3 y1 x3 प्लस ये 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे अब मतलब प्लस माइनस प्लस, तो इस 1 को हटा दो तो इसके सारे रो कॉलम हट जाएंगे। क्या बचा? x1 y2 माइनस y1 x2, x1 y2 माइनस y1 x2। ये सिर्फ आपको याद रखने के लिए बताया गया कि अगर भूल जाओ Yes. तो ऐसे याद रख सकते हो और ये फॉर्मूला लिख लेना, है ना। ये अब वैसे आपके सिलेबस में नहीं है लेकिन ऐसे लिखा जाता है और वहां से भी यही आएगा, ठीक है। तो जैसे चाहो वैसे इसको रख लो, ठीक है। तो ये चाहो तो उतार लो, है ना। और ये माइनस Yes, बीच sir. में आ ओके गया सर। है, ये माइनस बीच में, अगर माइनस को खोल दोगे तो देखोगे ये वापस से वही बन जाएगा जो पहले वाला है। उसमें हम सारे में प्लस ले रहे थे, इसमें इस माइनस की वजह से ये उल्टे हो गए। माइनस को खोलोगे तो वापस से पुराना वाला ही आ जाएगा। चलो ठीक है, काफी इतना मेरे ख्याल से इतना मुश्किल नहीं है कि आपको याद रखने में इतना कष्ट हो, हाँ सर, ये तो इजी है है। ना। अब हम आते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। तो ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 पे हैं हम। क्वेश्चन 1 का 1, क्वेश्चन 1 का 1। और याद रखना है कि हमें एक ऑर्डर में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्यों एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं ये भी मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। सॉल्यूशन तो लिखो, लेट द कोऑर्डिनेट्स बी गिवन एज क्या। तो ए को मान लिया हमने 2,1 सॉरी 2,3, बी को मान लिया हमने -1,0 और सी को मान लिया 2,-4। तो x1 y1 x2 y2 x3 y3 आ चुके हैं। देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी कैसे लिखूं? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग लिखूं, क्या चाहते हो? तो सर जैसे आपने पढ़ा है। सर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही करिए। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग करो, ठीक है। चलो यस सर। तुम जैसे, मैं एक ही चीज है वैसे, ऐसा नहीं है कि मैंने अलग बताया, सेम को रीअरेंज हाँ किया है सर। बस, है ना, कोई बात नहीं। चलो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही कर लेते हैं, है ना। चलो तो x1, सबसे पहले x1 लिखो और ब्रैकेट छोड़ दो अभी बात के लिए, ठीक है। प्लस x2 लिखो, तो -1 दिख रहा है तो यहाँ पर प्लस की जगह फिर -1 आ जाएगा और जगह छोड़ दो। +2 लिखो और जगह छोड़ दो, ठीक है। समझ में आया ना क्या क्या लिखा है? x1 यस सर। x2 x3। अब क्या लिखेंगे यहाँ पर? y2 माइनस y3। तो y2 क्या है? 0 और y3 क्या है? -4। तो 0 माइनस -4 प्लस हो गया y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। बस हो गया ये। हाफ इंटू 2 इंटू 4, यानी कि चलो लिख ही दिया ऐसे, 2 इंटू 4, फिर ये हो जाएगा प्लस, अंदर में -1 इंटू -7 प्लस 2 इंटू 3, ठीक है। इसको आगे ओपन किया तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 8, माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 6। ये क्या आ जाएगा? हाफ इंटू 14 प्लस 7 21। तो एरिया आपका क्या आ जाएगा? 21/2 आंसर, ठीक है। क्लियर है ना कैसे यस किया सर। गया? यस सर। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड। फॉर्मूला जो है दिखा देते हैं आपको ऊपर, क्या है फॉर्मूला। किसी भी तरीके से कर सकते हो, ऐसा नहीं कि एग्जाम में मार्क्स कटेंगे। क्यों? क्योंकि आप रीअरेंज कर रहे हो तो कुछ अलग से नहीं कर रहे, है ना। तो एनसीईआरटी के हिसाब से जो आपको याद रखना है इसको याद रख लिया, ये भी सिंपल है। हाफ तो याद रहेगा ही, ट्रायंगल में बाहर रहता है। सबसे पहले x1
x2 और x3 लिख लो, ब्रैकेट के लिए जगह छोड़ दो, y2 से स्टार्ट करो, y2 माइनस y3, y3 माइनस y1, y1 माइनस y2। ये भी सिंपल है, स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। और फिर यस सर। सारी वैल्यूज को लिख दिया हमने। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। चलो, अब इसके बारे में एक चीज बता देता हूं मैं, हालांकि ये एज सच बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन पता रहे तो अच्छा है। ABC कोऑर्डिनेट्स क्या थे? 2 3 -1 0 2, -4 2 3 -1, 0 2, -4। तो हमने पॉइंट्स को किस डायरेक्शन में लिया? एंटी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है, अच्छा। हम क्यों कह रहे हैं कि नेमिंग एंटी क्लॉकवाइज करते हैं? क्यों? क्योंकि आप चाहते, या कोई स्टूडेंट ऐसा भी हो सकता है ना कि उसको ज्यादा उसने सोचा नहीं, उसने इसको ऐसे बना दिया, तो बोला क्या दिक्कत है, ए को ऐसे मान लेते हैं 2, 3, इसको बी मान लेते हैं -1, 0, और इसको सी मान लेते हैं 2, -4। उसका आर्ग्यूमेंट है कि भाई प्लेन पर स्पेस तो ये भी उतना ही ऑक्यूपाई करेगा। अगर मान लो मैं पेपर पे इसको बनाऊं और इसको कट करूं, तो स्पेस तो दोनों बराबर ही ऑक्यूपाई कर रहे हैं ना। यस सर। और स्पेस जितना वो ऑक्यूपाई कर रहा है प्लेन पर, वही उसका एरिया होता है। तो उसका आर्ग्यूमेंट है कि मैं ABC को क्लॉकवाइज लिखूं या एंटी क्लॉकवाइज लिखूं, क्या फर्क पड़ता है। तो यहाँ तक समझ में आया आपको क्या बताया गया? कि एरिया का मतलब है कि प्लेन पर वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। तो उस हिसाब से ये बात सही है, आपके जो एरिया आएगा वो सेम आना चाहिए। फिर ये क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में क्या अंतर है? अंतर नहीं है तो फिर क्या मतलब है कि हम दो डायरेक्शन है, उसका क्या मतलब है? तो एक चीज समझो कि एरिया का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो आप क्लॉकवाइज करो एंटी क्लॉकवाइज करो वो सेम आएगा, लेकिन जो एंटी क्लॉकवाइज होता है ना वो डायरेक्शन देता है। इसका मतलब है कि अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते है ना, यानी कि इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, तो ये आपको माइनस में आंसर देगा, -21/2 देगा। ठीक है, -21/2 देगा। मतलब जब मैं पॉइंट्स को क्लॉकवाइज लेके सॉल्व करूंगा तो जो मेरा आंसर आएगा वो, यानी कि मैंने इसको ऐसे माना x1, y1, देखो इसको माना x2, y2, इसको माना x3, y3, ऐसे माना। इसको x1, y1, x2, y2 और x3, y3। ठीक है, हम कह रहे हैं ट्रायंगल तो हमारा एक ही बना ना, तो हम A से C गए, C से B गए, या A से B गए, B से C गए, बात तो एक ही है। वॉल्यूम मतलब वो एरिया तो सेम ही ऑक्यूपाई करेगा, लेकिन वो डायरेक्शन देता है, यानी एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव डायरेक्शन देता है, क्लॉकवाइज नेगेटिव डायरेक्शन को देता है। बात यही है। इसीलिए जब आप देखोगे हायर क्लासेस में कि जब एरिया की बात हो रही है ना, तो इसको हम हाफ इंटू मॉड्यूलस लिखते हैं, समथिंग मॉड्यूलस, यानी इसके अंदर जो भी आए उसका प्लस वैल्यू लेकर के हाफ से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर चलो मैं लिख देता हूँ कि एंटी क्लॉकवाइज ये देता है, इट गिव्स पॉजिटिव डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज ये देता है, गिव्स नेगेटिव डायरेक्शन। तो आप कहोगे कि मैग्नीट्यूड में अंतर है, नहीं, मैग्नीट्यूड में अंतर नहीं है, ये सिर्फ डायरेक्शन बताता है। जैसे कि राइट साइड प्लस होता है, लेफ्ट साइड माइनस होता है, उसी तरह से एंटी क्लॉकवाइज प्लस होता है, क्लॉकवाइज माइनस होता है। ठीक है, याद रहेगा ये? यस सर। ठीक है, इसीलिए Yes, sir. आप हमेशा इसी कन्वेंशन को फॉलो करेंगे थ्रू आउट योर मैथमेटिकल कैरियर, मैथमेटिकल करियर, है ना। ABC क्लॉकवाइज लेकर के, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज लेकर के, ABC भी क्लॉकवाइज लेंगे, एंटी क्लॉकवाइज लेंगे, और आप मूव भी एंटी क्लॉकवाइज करेंगे। ठीक है, इसमें नहीं तो आपको
आप मूव एंटी क्लॉकवाइज कर रहे हो, ले क्लॉकवाइज दे रहे हो तो उल्टा आ जाएगा प्लस माइनस करके, ठीक है। नहीं तो आप मॉड लेके कर लो, बात वही है, आंसर तो सेम ही आना है, उसमें कोई अंतर नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं, क्वेश्चन 2 यानी सेकंड पार्ट आप कर सकते हैं, यस सर, वो तो आराम से कर लेंगे। है ना। जैसे कि 1 का 1 पार्ट किया गया एग्जैक्टली वैसे ही 1 का सेकंड पार्ट भी कर सकते हैं आप, ये बताओ। यस सर। बाकी लोग बोल नहीं रहे हो, नहीं कर पाओगे क्या? यस सर, कर हो लेंगे। जाएगा। हाँ वही है, सेम चीज है, कुछ भी अंतर नहीं है, सेम चीज है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं, ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसा आपसे पूछा जाता रहेगा, 11th में भी आपसे पूछा जाएगा और अभी भी पूछा जाएगा। देखो ये क्या है, आपने कोलिनियरिटी के बारे में पढ़ा होगा, है ना, और इसको निकालने के तरीके भी आपने पढ़े होंगे। जैसे कि मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1। दूसरा एक पॉइंट है बी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2। और तीसरा एक पॉइंट है सी, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x3, y3। और ये तीनों ही पॉइंट्स मतलब x1, y1, x2, y2, x3, y3 नोन है, उनके बारे में हमें पता है, यानी कि वो 1, 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह का कुछ पॉइंट्स हैं। और अगर आपसे पूछा जाए या कहा जाए कि प्रूफ करो कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं, तो कैसे प्रूफ करते थे? सर अगर सर अगर वो ए का कोऑर्डिनेट और बी का कोऑर्डिनेट अगर सी का कोऑर्डिनेट इक्वल रहा तो नहीं, कोलिनियर हो जाएंगे। कोऑर्डिनेट से मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेट्स तो इक्वल हो ही नहीं सकते, तीनों अलग अलग पॉइंट्स हैं, इक्वल कैसे होंगे सर कोऑर्डिनेट्स? ए बी सर इज इक्वल पर टू ए बी यस और सर, सी के हाँ सर ए बी प्लस is बी सी equal इक्वल टू ए सी हाँ, ये सही है, तब होगा। ये सही है। क्यों? क्योंकि तुम ए से बी गए और बी से सी गए, अगर ये बी यहाँ कहीं है, मतलब स्ट्रेट लाइन में नहीं है ये, तो आप देख सकते हो कि ए बी प्लस बी सी कभी भी ए बी के बराबर, सॉरी ए बी प्लस बी सी कभी भी ए सी के बराबर नहीं आएगा, देख सकते हो। ये तभी ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा जब तीनों ही पॉइंट्स एक ही लाइन पर लाई करेंगे। तो ये बात समझ में आ रही है? यस सर। यस सर। बताओ इसमें कोई दिक्कत है? ये हमने सीखा है ना अभी तक। नो सर, कोई दिक्कत। चलो अब दिक्कत देखो कहाँ आ सकती है, इस क्वेश्चन में आ सकती है। ये आपको क्या कह रहा है कि पहला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2। दूसरा पॉइंट है 5, 1 और तीसरा है 3, के तो अननोन है, और ये कह रहा है कि ये कोलिनियर है। तो इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं? चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन 1 ये कह रहा है कि मेरे पास एक पॉइंट है ए, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2, 7, -2 इसके कोऑर्डिनेट्स हैं। एक पॉइंट है बी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1 और तीसरा पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 3, के। और दे क्या रहा है, देखो गिवन ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स, है ना। मैंने ए बी सी एक साथ नहीं लिखा, अलग अलग लिखे। क्यों? क्योंकि कोलिनियरिटी हमेशा पॉइंट्स के लिए होती है। तो ए बी सी आर कोलिनियर पॉइंट्स ये दे रखा है। फाइंड क्या करना है? के, ऑब्वियसली ये आपको निकालना है। तो क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। तो जो कह रखा है पहले उसको तो कर लेते हैं हम भाई, ऐसे। ये पॉइंट सी है, इसके हैं 3, के कोऑर्डिनेट्स, और बी है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 5, 1 और पॉइंट ए है, इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 7, -2।
2। अब ये कोलिनियर दे रखा है, k की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकाल सकते हैं बताओ? सर ये कर सकते हैं शायद, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी कर लेंगे तो उससे शायद निकल सके शायद। ठीक है, ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी होगा। यस सर। सभी को दिख रहा है ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कोलिनियर है तो Yes, ऑब्वियसली sir. होगा। चलो देखते हैं, हमें निकालना क्या है, के याद रखना। अब ए बी को मैं क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 5 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2 का 1 होल plus 2 स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. चलो, और बीसी को क्या लिख सकता हूँ, 3 माइनस 5 का होल 5 का स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस और के k माइनस minus 1 का होल का होल स्क्वायर स्क्वायर इज इक्वल टू एसी को क्या लिख सकते हैं हम, 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस k k माइनस plus 2 का whole square. k प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई किया जा सकता है, कैसे? 5 माइनस 7 हमें पता है माइनस टू का होल स्क्वायर क्या होगा, 4, 4 4 और ये हो जाएगा 2 प्लस 1 9 3 का उसका 9, तो ये अंडर रूट 13 जैसा कुछ आ गया, ये तो हो गया। अच्छा, इधर पे क्या बचेगा, 4, इधर 4 का स्क्वायर, सॉरी 4, हाँ ऐसा कुछ बचेगा, हाँ और इधर भी 4 प्लस के प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक ठीक है? सर वहाँ 16 होगा ना। अच्छा सॉरी, ये 16 होगा, हाँ 4 का होल स्क्वायर 16 होगा। ठीक है यहाँ तक? यस सर, यहाँ तक किसी Yes, को sir. डाउट है या समझ में आ गया? आ गया। सर समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितने इक्वेशन है आपके पास, 2 दो दिख रहे हैं? कितने इक्वेशन इक्वेशन तो एक ही है, सर एक ही है, और अननोन कितने हैं? यस सर। अननोन एक है। नोन। तो एक है के, ऑब्वियसली के ही तो निकालना है, यस सर। तो इसको रूट Yes, स्क्वायर करके कुछ सॉल्व करके के निकाला जा सकता है। स्क्वायरिंग बोर्ड से हाँ निकल जाएगा, हाँ। इसमें कुछ नहीं है, यस सर। है ना, एक Yes, sir, इक्वेशन yes, से sir. एक अननोन तो निकलेगा ही, तो यहाँ से के निकाला जा सकता है, लेकिन आपको दिख रहा है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, हाँ सर। yes, है sir. ना, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। ये समझ में आ रहा है कि बहुत समय लगेगा आपको निकालने में, इट इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड, लेकिन हमारा अप्रोच बिल्कुल सही था, इसमें कोई गलती नहीं है ना। 3 पॉइंट्स दे रखे हैं और एक पॉइंट निकालने को कहा है, एक पॉइंट का एक कोऑर्डिनेट, और तीनों पॉइंट्स कोलिनियर बताए गए हैं, तो ऑब्वियसली ए बी प्लस बी सी ए सी के बराबर होगा, और ये जो हमारा अप्रोच है इट्स 100% करेक्ट, इसमें कोई कमी नहीं है। यहाँ तक समझ में आ गई बात आपको? हाँ बट बहुत Yes, लंबा sir. हो जाएगा। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा, सिर्फ ये मुझे बताना था, है ना। तो क्यों बताया गया ये सब, किताब में ये सब दिया भी नहीं है, वो सीधे आंसर आपको देगा, ये इसलिए बताया गया ताकि आप थोड़ा रिलेट करना सीखो। अब मान लो कि मेरे पास 3 पॉइंट्स होते ऐसे, ए बी सी, 3 पॉइंट्स होते ए बी सी ऐसे, यस सर। तो ये क्या बन रहा है अभी, ये क्या बन रहा है, क्या दिख रहा है, ये ट्रायंगल। ट्रायंगल। दिख रहा है, किसी को कुछ और दिख रहा है क्या? नो सर। नो सर। अच्छा, अब मान लो, ध्यान से सुना, अब मान लो मैं किसी तरह से पॉइंट ए को पकड़ के यहाँ पर गिरा दूं, ऐसे यहाँ पर खींच करके ले आऊं, मान लो ये स्प्रिंग की तरह है, पॉइंट ए को खींच करके यहाँ ले आऊं, तो क्या हो जाएगा, ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हो जाएंगे क्या? समझ में आया? इमेजिन यस सर, करो, यस सर।
कि देखो ट्रायंगल एबीसी है, मैंने पॉइंट ए को पकड़ा, उसको खींच करके लाइन बीसी पर ला करके छोड़ दिया, तो बीएसी कोलिनियर हो जाएंगे? कोई शक है आपको? बीएसी एबीसी जो भी बोलो, कोलिनियर हो जाएंगे कि नहीं होंगे? नो सर, नहीं होंगे? हो जाएंगे। हो सर जाएंगे हो ना? जाएंगे। अच्छा, Yes, जब sir. तक हमने ऐसा नहीं किया था, जब तक हमने ऐसा नहीं किया था, तो ट्रायंगल एबीसी का कुछ ना कुछ एरिया तो रहा होगा। हाँ, ट्रायंगल है तो एरिया तो होगा ना, इतना। यस सर। जब हम ए को खींच करके बीसी पर ले आए, कोलिनियर बना दिया, तब उसका एरिया कितना होगा इस ट्रायंगल का? घट जाएगा, घट जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन बन जाएगा। स्ट्रेट लाइन का एरिया नहीं होता, उसका सिर्फ लेंथ होता है। ये आपने पढ़ा होगा यूक्लिड ज्योमेट्री में कि स्ट्रेट लाइन क्या होता है, 0 थिकनेस का होता है, यानी एरिया उसका थिकनेस 0 है तो लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ 0 है तो सिर्फ एरिया उसका 0 हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. यस सर। यानी कि एक ऐसा ट्रायंगल जिसका एरिया 0 है, तो हम कह सकते हैं कि तीनों पॉइंट्स कोलिनियर हैं। अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स है एबीसी, उसका एरिया अगर हाँ, 0 है तो एबीसी पॉइंट्स क्या हो गए? कोलिनियर हो गए। प्रूफ किया जा सकता है ना? कोलिनियर। तो Yes, इसको sir. लिख लिया एनी ट्रायंगल इफ, या ऐसे लिख लिया इफ एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी is equal to 0, then the points A, B, C are collinear। सही बात है? सही बात है ना? तो अब देख लो, A है 7, -2 लिख लो। नाउ A है 7, -2, B है 5, 1 और C है आपका 3, K। Therefore एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हो जाएगा हाफ इंटू x1, इसको छोड़ा, प्लस 5 इंटू कुछ होगा, प्लस 3 इंटू समथिंग। ठीक है, ये हो जाएगा 1 - k + 2 और फिर -2 - 1, और ये इक्वल टू क्या हो जाएगा? 0। तो 0 इज इक्वल टू हाफ इंटू 7 इंटू 1 - k प्लस 5 इंटू k + 2 प्लस 3 इंटू -3। ये हाफ दूसरी तरफ जाएगा तो 0 बन जाएगा, तो ये क्या बचा? 7 - 7k प्लस 5k + 10 -9 = 0। तो दिस इम्प्लाइज -2k + 1 और ये 7, तो +8 = 0। दिस इम्प्लाइज k = 4। हाँ, तो k = 4 आंसर। आसान था ये? Yes, sir.